प्रधानमंत्री ने HCL फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम परियोजना का ऑनलाइन किया शिलान्यास। कहा, विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पारित। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 24 फरवरी को आएगा राज्य का बजट। नगर निकाय चुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मतदान केंद्रों पर कल से कर्मियों की होगी रवानगी। 23 फरवरी को होगा मतदान। और निकाय चुनाव से पहले रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ओरमांझी में 15,000 लीटर स्प्रीट बरामद। गुमला में फरार SI को SCD ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर में HCL फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारत विकसित होने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब देश के पास रुकने और थमने का समय नहीं है। साल 2026 के शुरुआत से ही देश ने अपने कदम ताल तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सप्ताह भी भारत के लिए गौरवमयी रहा है। दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में ग्लोबल टेक के दिग्गजों की मौजूदगी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत के पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। साल 2026 की शुरुआत से ही भारत ने अपनी कदमताल और तेज कर दी है। 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से देश के लाखों युवा जुड़े। 16 जनवरी को हमने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया। भारत की स्टार्टअप क्रांति को नई ऊर्जा दी। जनवरी में ही हुई इंडिया एनर्जी समिट में भारत ने अपने सामर्थ्य से दुनिया का ध्यान खींचा। फिर विकसित भारत को नई गति देने वाला बजट आया और अब ये सप्ताह भी भारत के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट में दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज सभी दिल्ली में जुटे थे। इस समिट में दुनिया ने भारत के AI सामर्थ्य को देखा, हमारे विजन को समझा और सराहा। साथियों, ये समिट कल ही समाप्त हुई है और अब हम यहां भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, आधुनिक विश्व को चलाने के लिए जिस प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है, उसमें भी भारत अब दुनिया के टॉप देशों के साथ आने का प्रयास कर रहा है। झारखंड विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट को ध्वनि मत से पारित किया गया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने विपक्ष के आशंकाओं पर विराम लगाते हुए 31 मार्च तक बजट की 90% राशि खर्च कर लेने का भरोसा दिलाया।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कठोर निर्णय लेते हुए ये कहा है कि सोशल सेक्टर में जिस बैंकर्स का परफॉर्मेंस खराब होगा उस बैंक में सरकारी धन नहीं रखेंगे अब। ये पैसे पर झारखंड का अधिकार है, लोन पर झारखंड के लोगों का अधिकार है। इतना कठोर निर्णय लेने वाला अभी कोई शख्स है अभी तक तो वो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। कोई अभी बतला रहे थे, मैंने ऐसे ही नहीं कहा, कोई बतला रहे थे, शायद आप ही बोल रही थी कि शिलान्यास के लिए शिष्टाचार और किसी अधिकारी ने आपको कहा कि हम नहीं भी बुला सकते हैं, शिष्टाचार समझते हैं तो आपको बुलाते हैं, अन्यथा वो कहीं से बंधे हुए नहीं हैं। नीरा जी, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2021 में महोदय एक सर्कुलर जारी हुआ सरकार के प्रधान सचिव वंदना राजेल जी के हस्ताक्षर से। है तो उपयोग करिए ना, है तो उपयोग करिए। ये अगर आपके पास है महोदय, इसमें बहुत स्पष्ट ये गाइडलाइन है कि केंद्र प्रायोजित योजना में कौन कौन वहां पर माननीय अतिथि के रूप में शामिल होंगे और राज्य प्रायोजित योजना में कौन कौन लोग शामिल होंगे, जिसमें माननीय एमपी, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक ऑलरेडी क्लैरिफाइड है। कहीं इससे पहले वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जनता को सर्वसुलभ कराने के लिए रखे गए प्रस्ताव को सदन ने स्वीकृति प्रदान की। मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की नियुक्तियों में उम्र सीमा की कट ऑफ डेट 2026 से घटाकर अगस्त 2022 कर दिया है। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा के बजाय अपने भविष्य की चिंता करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सदन में भाजपा विधायकों की उपस्थिति पर सवाल उठाने से पहले मुख्यमंत्री को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। बजट सत्र को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्र के 2 दिन पहले तक वित्त मंत्री मीडिया में बयान दे रहे थे कि विभाग के अधिकारी बजट के प्रारूप पर उनसे कोई चर्चा तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सरकार पूरी तरह दिशाहीन नजर आ रही है। राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को होने वाले चुनाव का प्रचार आज शाम थम गया। नगर निगमों में महापौर तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 275 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 2313 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से मतदान केंद्रों पर कर्मियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने का आग्रह किया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने से गड़बड़ी की प्रबल संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव कराने की वकालत की। मिलकर चुनाव आयोग से सरकार से मांग किया था
कि प्रत्येक बूथ में और चुनावों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि न तो सीसीटीवी कैमरे सभी बूथों में लग रहे हैं और न केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मांग किया था कि ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव कराया जाए और दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए। इस कार्य को भी सरकार नहीं कराने का कार्य किया और पुलिस प्रशासन के बल पर, अपराधियों के बल पर, ताकत पर इस चुनाव को यह सरकार चाहती है कि हम प्रभावित करें और डरा और धमका करके और सरकारी तंत्रों को दुरुपयोग करके हम इस चुनाव को जीतने का काम करें। लेकिन इस सरकार के विगत 6 वर्षों में जो इनके द्वारा कार्य नहीं किए गए हैं, विकास से कोसों दूर चला गया है झारखंड से। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी नगर निकाय चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। एक समाचार पत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बुर्काधारी पुलिसकर्मियों की तैनाती संदेह को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन का यह निर्णय न तो लोकतांत्रिक रूप से सही है और न ही संवैधानिक रूप से। श्री सेठ ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी पर भाजपा की कड़ी नजर होगी। हर घर में पिता का नाम कहीं, माता का नाम कहीं, पति का नाम कहीं, पत्नी का नाम कहीं। अब मेरा ही उदाहरण लीजिए ना। अब मेरा नाम है 33 नंबर वार्ड में, मेरी पत्नी का नाम है 34 नंबर वार्ड, एक ही घर। और ये मेरा ही नहीं, हजारों हजार लोगों का। आप समझो कि जो परिवार वोट देने जाएगा वो कहां जाएगा, माने मत प्रतिशत कम हो, इसकी योजना बना ली थी कि साहब मत डिस्टर्ब करो। एक तो मत प्रतिशत कम होगा कि बैलेट से करा रहे हैं, तो एक वोटर को 2 मतपत्र डालने होंगे तो लगभग 4 से 5 मिनट लगेगा। कितना मत प्रतिशत होगा। और दूसरा, परेशान हो जाएंगे लोग, छोड़ो कहां कहां जाएंगे, किस किस, और वो भी अगल बगल नहीं, एक कोने में है। मेरा है डीएवी स्कूल में, तो पत्नी का दूसरी जगह है, 1 किलोमीटर दूर। कौन क्या 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 किसने ये तैयार किया भाई? माने ये तो पूरी तरह हम कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों को दूर रखने के लिए। नगर निकाय चुनाव से पहले रांची में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और मांझी थाना क्षेत्र में चल रही एक अवैध शराब फैक्ट्री में छापामारी कर टीम ने 15,000 लीटर से अधिक स्प्रिट और अंग्रेजी शराब बनाने का सामान जब्त किया है। जब्त सामग्रियों की अनुमानित कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। यह छापामारी रांची के सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर की गई। उत्पाद विभाग अवैध शराब फैक्ट्री के संचालकों का पता लगाने में जुटा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने चैनपुर थाना के फरार एसआई अशोक कुमार को गुमला से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1 महीना पहले एसीबी ने चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इस मामले में एसआई अशोक कुमार का नाम भी सामने आया था, लेकिन वे गिरफ्तारी के डर से करीब 1 महीने से फरार थे। गिरिडीह जिले के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और वरिष्ठ झामुमो नेता राकेश महतो की निर्मम हत्या कर दी गई। निमियाघाट थाना क्षेत्र के घुटवाली के समीप उनका शव जली अवस्था में बरामद किया गया। आक्रोशित लोगों ने डुमरी फुसरो मुख्य मार्ग को जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डुमरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। उन्होंने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। कर दिया गया है और जला भी दिया गया है।
यहाँ किसी तरह का कोई देख रेख तक अभी नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करें? तो हम लोग रोड पर उतरे हैं। जब तक इसका पूर्ण रूप से जांच नहीं होगा, जब तक नहीं गिरफ्तारी नहीं होगा हत्यारा को, तब तक हम लोग रोड पर ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के कामरूप में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है तो घुसपैठ की समस्या का भी हल होगा। श्री शाह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से संभव होगा। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा घुसपैठियों के समर्थन में खड़े रहती है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की मंशा को असफल करने का आह्वान किया। से के जाएंगे, मैं आज कहकर जाता हूं, एक 5 साल के लिए फिर से कमल फूल की सरकार बनाइए। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा, चाहिए हिम्मत, चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। प्रबंधन शिक्षा को नया आयाम देने की दिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने एक अनूठी पहल की है। संस्थान ने सिनेमा को पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए भारतीय सिनेमा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश विदेश के फिल्म मेकर और विशेषज्ञ शामिल हुए और फिल्म तथा प्रबंधन के संबंधों पर गंभीर चर्चा की। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की चेयरपर्सन प्रोफेसर नीलू ने बताया कि सिनेमा को प्रबंधन शिक्षा से जोड़ना IIM रांची की एक सार्थक पहल है। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों ने फिल्मों के बदलते स्वरूप, उसके प्रभाव और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, जो काफी उपयोगी रही। जहाँ पे हम मूवीज दिखाते हैं बच्चों को, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, उसके ऊपर हम मैनेजमेंट के बारे में क्या सीख सकते हैं, इसकी बातें होती हैं। फिर वहीं से डेवलप हुआ ये आइडिया 2 दिन के कॉन्फ्रेंस का, और हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाया जाए। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं ये हमारा दूसरा दिन है कॉन्फ्रेंस का, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आए हैं। कोलकाता से सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे फिल्म मेकर इंद्राशीष आचार्य ने कहा कि फिल्म को प्रबंधन शिक्षा में शामिल करना एक बेहतरीन विचार है। उनका मानना है कि आज ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म का दौर है और ऐसे में सिनेमा के माध्यम से प्रबंधन के सिद्धांतों को समझना अधिक प्रभावी हो सकता है। मेरे ख्याल से ये बहुत दूर तक जाएगा, बहुत काम में आएगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो स्टैटिक्स प्रेजेंटेशन होता था वो अभी ऑब्सोलीट होने लग गया है। एंड नाउ द ऑडियो विजुअल मीडियम हैज टेकन ऑल द प्लेसेस, सो दिस इज एन वेरी इनोवेटिव आइडिया एंड आई विश अ ग्रेट फ्यूचर फॉर देम। झारखंड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मेघनाथ ने कहा कि सिनेमा के निर्माण से लेकर उसके बाजार प्रबंधन तक हर स्तर पर मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पैसा, ये सब का जो प्रबंधन करना, सिनेमा को मार्केट करना, उसका भी साइंस है। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट ये साइंस को अच्छा से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है। मैनेजमेंट खाली कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट खाली इंडस्ट्री नहीं, सिनेमा को भी किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसका साइंस को समझने के लिए कोशिश हो रहा है। और इस तरीके का प्रबंधन, इस तरीके का कॉन्फ्रेंस छात्र लोग को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। प्रबंधन की पढ़ाई में फिल्मों को एक शिक्षण उपकरण के रूप में शामिल करने से न सिर्फ छात्रों को व्यावहारिक समझ मिलेगी, बल्कि फिल्म उद्योग को भी प्रशिक्षित और सक्षम प्रबंधक मिल सकेंगे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 131वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा।
इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव, साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात, अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात, भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात, विदेश में भारतीय संस्कृति की बात, अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में जेपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की, जबकि हाथियों के आतंक से मौत पर मुआवजा की राशि बढ़ाने और पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए SOP बनाने का संकेत भी दिया। वहीं झारखंड में हाथियों के हमलों से होने वाली मौत और नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं। श्री सोरेन ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और एक समेकित SOP तैयार करने जा रही है। नई SOP में यह प्रावधान किया जाएगा कि घटना के 10 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित हो। विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने और राज्य में बड़ी पैमाने पर बैकलॉग नियुक्तियों के मुद्दे प्रमुखता से उठे। सरकार ने दोनों ही विषयों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जबकि बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की प्रक्रिया जारी है। यह विषय विधायक जनार्दन पासवान ने उठाया था। खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों का मुद्दा उठाया। जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार विभागवार अलग अलग नियुक्ति प्रक्रियाएं संचालित कर रही है और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सेवा क्षेत्र के विस्तार का अनुमान है। सेवा क्षेत्र 2025-26 में JSVA 1,37,730 करोड़ रुपए और 2026-27 में 1,48,479 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो क्रमशः 8.84% और 7.81% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड का बजट राज्य के गठन के बाद से 20 गुना से अधिक बढ़ गया है, जो 2001-02 में 6,067 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 1,16,892 करोड़ रुपए हो गया है और 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट है। कुल व्यय पहली बार 2023-24 में 1 लाख करोड़ रुपए को
पार कर गया। झारखंड में वित्तीय अनुशासन का पालन किया गया है। राजकोषीय घाटा 2020-21 को छोड़कर हर साल जीएसडीपी के 3% के एफआरबीएम सीमा के भीतर रहा। हालांकि वैश्विक महामारी ने इसे 5.0% तक पहुंचा दी थी। झारखंड में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सितंबर 2025 तक 3,449 शाखाओं और 3,338 एटीएम तक पहुंच गया। दिसंबर 2020 से 198 शाखाएं जोड़ी गई। मार्च 2014 से सितंबर 2025 तक जमा 220% बढ़कर 3,79,735 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अग्रिम 124% बढ़कर 1,58,714 करोड़ रुपए हो गया। कृषि और संबद्ध गतिविधियों का 2025-26 में झारखंड के जेएसवीए में अनुमानित 12.3% का योगदान रहा, जो इसमें पूर्ण कृषि जीएसवीए में 34% की वृद्धि हुई, जो 2,84,70,200 करोड़ रुपये हो गई। भोजनावकाश के बाद विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए पेश तृतीय अनुपूरक बजट को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही तत्संबंधी विनियोग विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को 24 फरवरी पूर्वाह्न 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने HCL फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम परियोजना का ऑनलाइन किया शिलान्यास। कहा, विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है भारत। विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पारित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 24 फरवरी को आएगा राज्य का बजट। नगर निकाय चुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मतदान केंद्रों पर कल से कर्मियों की होगी रवानगी। 23 फरवरी को होगा मतदान। और निकाय चुनाव से पहले रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ओरमांझी में 15,000 लीटर स्प्रीट बरामद। गुमला में फरार एसआई को एसीबी ने किया गिरफ्तार।